कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, फेस टू फेस बिना किताब के पर भी पढ़ा रहे हैं। आज मैंने आपको ये वीडियो लिखित रूप से समझाने का प्रयास किया है और आप मुझे कमेंट के माध्यम से या जब भी मैं आपसे कॉल पे बात करूँ तो आप मुझे बताना कि आपको ज़्यादा बेटर किस तरह से लग रहा है। आज मैंने ये वीडियो लिखित रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। आइए आज अपन पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या राज्य स्तर 2011। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन बिना किताब के आपको वीडियो उपलब्ध करवाता हूं, परंतु मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस तरह से लिखित रूप में समझाऊं। हो सकता है आप मुझे बताना कि आपको लिखित रूप में ज़्यादा समझ में आ रहा है या फेस टू फेस अपन जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे समझ में आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपन अध्याय 14 जनसंख्या संरचना। देखिए, नगरीय जनसंख्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले। नगरीय जनसंख्या यानी नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या। अब बात यहाँ आ रही है कि नगर किसे कहते हैं। तो नगर की परिभाषा क्या है, प्रश्न आता है ये का 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास को नगर कहा जाता है और वहाँ की उस नगर की लगभग 50% जो जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्य में लगी हुई होनी चाहिए। गैर प्राथमिक कार्य का मतलब जानते हो, यानी कृषि को छोड़ करके वहाँ के लोग, कोई अध्यापक का कार्य कर रहा है, कोई चिकित्सक का कार्य कर रहा है, कोई वकील का कार्य कर रहा है ना, यानी कि कृषि को छोड़ करके अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, कोई उद्योग में कार्य कर रहा है। तो नगर की ये परिभाषा हो गई है, ध्यान रखना आप नगर की कि नगर किसे कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे बीकानेर नगर है ना, एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया। आइए अपन पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या राज्य 2011। सन 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या 7,935 है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी थी, 7,935। नगरों की संख्या की दृष्टि से तमिलनाडु, यानी आज अगर अपन भारत में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो नगरों की सर्वाधिक जो संख्या वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। यहाँ सबसे ज़्यादा नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 721 नगर। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आपको पता है 648, मध्य प्रदेश में 364, महाराष्ट्र में 256, कर्नाटक में 220, गुजरात में 195 और राजस्थान में 185। ये आपको पता है ये क्या है, ये सब आपको पता है कि इन प्रत्येक राज्यों में ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये हर राज्य में इतने इतने क्या है, नगर है। तो अब देखो, तमिलनाडु भारत के दक्षिण में पड़ता है, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में पड़ता है और मध्य प्रदेश मध्य भारत में पड़ता है, महाराष्ट्र जो कि पश्चिमी घाट पर है ना, पश्चिमी घाट, कर्नाटक ये भी पश्चिमी घाट पे है, गुजरात पश्चिमी घाट पे है और राजस्थान आपको पता ही है कि पश्चिमी राजस्थान, यानी ये पश्चिमी भारत की तरफ पड़ता है। अब अपन पढ़ते हैं कि 2011 की जनसंख्या की संरचना में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन देखें तो पिछले 10 सालों में आपको पता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है मिजोरम। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ बसी है, वो है मिजोरम। यहाँ सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार 51.51। देखो ये याद करने का अच्छा तरीका है, 51 याद हो जाएगा तो 51.51 भी याद हो जाएगा। तथा सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, वो करती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है 10.04%। अब देखो, भारत में अपन पढ़ते हैं कि देश के तमिलनाडु दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी राजधानी आपको पता है चेन्नई है। तो देश का जो तमिलनाडु है ना, उसमें 48.45% नगरीय जनसंख्या है। केरल में 47.72% है, महाराष्ट्र में 45, गुजरात में 42, कर्नाटक में 38 और पंजाब में 37% जनसंख्या क्या है, यहाँ की जनसंख्या नगरों में निवास करती है। किस में निवास करती है, नगरों में। तो आपको पता है कि अब अगर अपन पिछले 100 सालों की बात करें तो आपको पता है कि आने वाले समय में नगरीय जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। अब ये दिनों दिन वृद्धि क्यों हो रही है, इसके पीछे भी क्या कारण है, उसको देखो मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में आर्थिक प्रगति के साथ साथ जनसंख्या में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी लोग गाँव को छोड़ करके नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं।
लोग गाँव को छोड़ के कहाँ कर रहे हैं प्रवास? नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। यानी ये क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है? देखो मैं भी आपको बताऊंगा कि देश में जहां सन 1911 में नगरीय जनसंख्या यानी 1911 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या थी हमारे भारत की, वो कितनी थी? 1911 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी 10%, और ये 1911 के बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार ये बढ़ करके 31.20% हो गई। यानी 1911 में 10% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, और 2011 में ये जनसंख्या बढ़ करके पिछले 100 सालों में आपको पता है कि ये बढ़ करके 31.20% हो गई। क्या है ये? नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या 31.20% हो गई। और उसके बाद में आपको पता है कि 68.80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के निम्न कारण है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के निम्न कारण है। अब क्या कारण है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ अपने स्तर से। देखिए, सबसे पहली बात अभी मैंने आपको बताया कि प्रवास के कारण आपको पता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रवास की परिभाषा बताता हूँ। देखो, जनसंख्या जो होती है ना, वो जब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाती है ना, यानी जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ठीक है ना। प्रवास किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मतलब वार्षिक प्रवास है। कुछ लोग आपको पता है कुछ वर्षों के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। आज आप देखो कि किसी के पिताजी दुबई में रह रहे हैं, किसी के इराक में रह रहे हैं, किसी के ईरान में रह रहे हैं। मतलब अलग अलग देशों में लोग प्रवास कर रहे हैं रोजगार के साधनों की तलाश में, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, है ना, बेहतर सुविधा के लिए। उसी प्रकार मौसमी प्रवास है, मौसम के अनुसार भी प्रवास होता है। आपने देखा होगा कि जो चलवासी पशुचारण के जो लोग होते हैं, जो अपने पशुओं को चराते हैं, वो गर्मी के मौसम में आपको पता है कहाँ चले जाते हैं? गर्मी के मौसम में वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, और सर्दी के मौसम में वो पहाड़ों को छोड़ करके कहाँ जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर सर्दी अधिक पड़ती है। उसी प्रकार देखो, दैनिक प्रवास भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रवास तो मैंने आपको परिभाषा बताई दी है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना प्रवास कहलाता है। तो अब यहाँ बात आ रही है कि दैनिक प्रवास किसे कहते हैं? दैनिक प्रवास का मतलब होता है कि लोग किसी काम के लिए, किसी रोजगार के लिए, है ना, किसी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं कि गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर क्या करते रहते हैं? प्रवास करते रहते हैं। अब देखो, यहाँ एक मैं आपको बताता हूँ कि प्रवास के पीछे क्या कारण है। जैसे देखो कि अगर अपन उदाहरण के लिए अगर पढ़ें तो प्रवास लोग क्यों करते हैं? जैसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, यानी जिसको अपन कह सकते हैं आजीविका, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। आधुनिक सुविधाओं की कमी, आपको पता है कि गांव में क्या होती है? गांव में आजीविका के साधन नहीं होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, है ना। गांव में आपको पता है कि कृषि के अलावा और कोई काम भी नहीं होता है ना। पशुपालन कर सकते हैं, परंतु इतनी मात्रा में इतना उसमें उत्पादन नहीं होता है, और पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था होनी जरूरी है। तो आजीविका के साधन कम होते हैं। आधुनिक सुविधाओं की कमी, गांव में आधुनिक सुविधाओं की क्या होती है? कमी होती है। उच्च शिक्षा का अभाव होता है ना। चिकित्सा व बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी होती है। उसी प्रकार आपको पता है कि भूखमरी है। इस कारण लोग क्या करते हैं? अपने जीविकोपार्जन के लिए लोग गाँव को छोड़ करके नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं, और हर व्यक्ति का यही सपना रहता है कि वो गाँव को छोड़ करके शहर में जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, स्वास्थ्य संबंधी, मनोरंजन संबंधी, है ना, या सरकार के द्वारा जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका वो लाभ ले सके। ठीक है ना। तो ये अपने को मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इसमें मतलब गांव में देखो, गांव में जो साधन है ना, गांव में संसाधन जो है वो सीमित होते हैं। गांव में सीमित संसाधन के कारण सभी लोगों को आजीविका नहीं मिल पाती है। यानी आजीविका यानी हर व्यक्ति को गांव में रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और लोग क्या करते हैं? गांव में आजीविका यानी रोजगार के साधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि लोग प्रवास के पीछे क्या कारण है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, अभी मैंने आपको बताया कि गांव में रोजगार के साधनों की कमी होती है, जिसके चलते लोग गांव को छोड़ के नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो कि अगर अपन बात करें नगरीय आकर्षण की बात आ रही है ना, तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि लोग नगरों की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं। नगर, आपको पता है कि नगर है ना, प्रवास करने वाले जो जनसंख्या है, जो व्यक्ति प्रवास करते हैं, जो लोग अपने एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, उसको प्रवासी कहते हैं। अभी आपको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो कई प्रवासी
आपको पता है कि अपने घरों की ओर जा रहे हैं, एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य की ओर, है ना। वो आपको पता है कि काम तो करते थे बिहार के अंदर और रहने वाले थे राजस्थान के, तो वो बिहार को छोड़ करके वापस प्रवास करके राजस्थान में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ मेरे समझाने का मतलब है कि नगर किस तरह से आकर्षण के केंद्र होते हैं। नगरों में उद्योग धंधे होते हैं, परिवहन के साधन, संचार के साधन, व्यापार वाणिज्य, है ना, यानी उच्च स्तर की बेहतर सुविधाएं होती है, आजीविका के साधन होते हैं, रोजगार के साधन होते हैं, है ना। तो नगर क्या करते हैं, जनसंख्या को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। नगर जनसंख्या को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। आज आप देखो, जैसे उदाहरण के लिए आप बड़े बड़े महानगरों में जाइए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, है ना। यहाँ मतलब रोजगार के साधन अच्छे हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध है। तो जिसके चलते अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए लोग गाँवों से नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। तो नगरीय आकर्षण के केंद्र होते हैं, हर व्यक्ति नगर की ओर आकर्षित होता है। उसी प्रकार आपको पता है कि मतलब आकर्षित होने के पीछे अगला देखो कारण क्या है, शिक्षा का प्रसार। यानी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से नगर की ओर प्रवास कर जाता है ना। क्योंकि गांव में सभी प्रकार की शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। स्कूल हो जाएगी, पर कॉलेज है, विश्वविद्यालय है ना, उच्च स्तर की शिक्षाएं हैं, वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गाँव से नगरों की ओर प्रवास करता है। अब देखो औद्योगिकरण, गाँव में रोजगार के साधन कम होते हैं, उद्योग धंधे कम होते हैं, है ना। उद्योग धंधे कम होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और नगरों में आपको पता है कई प्रकार के उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है ना। वहाँ आसानी से उनको कच्चा माल मिल जाता है, शक्ति के साधन है, बाजार है, पूंजी, ये सब मिल जाते हैं, जिसके कारण नगरों में उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं, जिसके चलते लोग गाँव को छोड़ के नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। क्योंकि गाँव में व्यक्ति मजदूरी का कार्य कर सकता है, कृषि का कार्य कर सकता है। जब वो गाँव को छोड़ के नगर की ओर जाता है ना, तो वो उद्योग में काम कर सकता है और उसको साल भर, पूरे वर्ष काम मिलेगा उद्योग में। उद्योग में तो पूरे वर्ष से काम मिलेगा। कैसे, अब आपको पता है कि फैक्ट्री तो पूरे साल ही चलती है, पर कृषि है ना, कृषि में कभी घाटा भी हो जाता है, कभी कृषि में आपको पता है सूखा पड़ जाता है, कभी कोई महामारी जैसे टिड्डी आ जाती है या कोई बीमारी लग जाती है, तो जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। पर उद्योगों में रोजगार वर्ष भर मिलता है, जिसके कारण लोग गाँवों को छोड़ के नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। और उसके बाद में देखो परिवहन व संचार के साधनों का विकास। नगरों में परिवहन के साधन, संचार के साधनों का विकास बहुत अधिक हुआ है, जिसके चलते लोग गाँव से नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। गांव में आपको पता है कि कई गांव ऐसे हैं जहां आपको पता है कि परिवहन के साधन है ही नहीं, बहुत कम है। एक बस सुबह आती है, एक बस शाम को जाती है ना। संचार के साधनों का अभाव है। तो ये सब कारण क्या करते हैं कि लोगों को क्या करते हैं, गाँव को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। और आधारभूत जो सुविधाएं होती है ना, आधारभूत यानी व्यक्ति को जिन आवश्यकताओं की मतलब जरूरत होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रवास कर जाता है। जैसे अब देखो इसके अंदर और मैं अगर आपको बताऊं कि दो प्रकार की सुविधाएं अगर अपन देखें ना, एक तो देखो भौतिक सुविधाएं होती है। भौतिक आधारभूत सुविधाएं कौन कौन सी होती है, जैसे आवास है, रहने के लिए घर चाहिए, परिवहन है, संचार है, बिजली है ना। और एक आपको पता है कि सामाजिक होता है। सामाजिक तौर पर जो आधारभूत जो तत्व है ना, वो कौन से हैं, जैसे स्वास्थ्य है। व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, व्यक्ति गांव में सुविधा मिलेगी नहीं उसको, चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी। तो व्यक्ति क्या करेगा, गांव को छोड़ के नगर की ओर अच्छी स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त करेगा, मनोरंजन के साधन प्राप्त करेगा, है ना। उसको सभी प्रकार की अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी। इसीलिए व्यक्ति गाँव को छोड़ के नगर की ओर प्रवास कर जाता है। अगला देखो कृषि का अलाभकारी होना। गाँव में आपको पता है कि भूमि अधिकांश बंजर है, अगर है भी वहाँ उपजाऊ है तो वहाँ पानी नहीं है। मानसूनी वर्षा के ऊपर कृषि की जाती है ना। और कृषि में कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी मान लो किसी भी प्रकार की कोई रोग लग जाता है, जिसके कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो व्यक्ति क्या है कि कृषि में घाटा लगने के कारण, या आपको पता है कि मोल भाव कम होने के कारण, है ना, अनाज की मांग कम होने के कारण, उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण व्यक्ति क्या करता है कि ग्रामीण व्यक्ति गांव को छोड़ के नगर की ओर प्रवास कर जाता है। गांव में लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति। लघु और कुटीर उद्योग आपको पता होता ही नहीं है, ये समाप्त हो चुके हैं गांव में, है ना। इसलिए व्यक्ति गांव से नगर की ओर प्रवास करते हैं। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या नगरों की ओर स्थानांतरित हुई है। नगरों के बढ़ते आकार के कारण नगरीय पर्यावरण, नगर का जो पर्यावरण है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग गांव को छोड़ के नगर की ओर जाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। लिंगानुपात में परिवर्तन हो रहा है, लिंगानुपात असंतुलित हो रहा है। नगर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। सामुदायिक सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी समुदाय में आज जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़, आज देखो गाँव में तो भीड़ भाड़ होती नहीं है, पर जब व्यक्ति गाँव को छोड़ के जब नगर की ओर जाता है तो वहाँ भीड़ भाड़ की समस्या बहुत बढ़ जाती है। और भीड़ भाड़ की समस्या बढ़ने के कारण क्या होता है, भीड़ भाड़ की समस्या बढ़ने के कारण वहाँ कई प्रकार की
गंदगी है या पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, नगर में कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो ये सब इसके पीछे यही कारण है ना। तो ये अपने को समझना है। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं लिंगानुपात, ठीक है ना। तो देखो लिंगानुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यानी स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को अपन लिंगानुपात कह सकते हैं। और हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है ना देश की अर्थव्यवस्था और समाज के विकास में स्त्री पुरुष अनुपात एक महत्वपूर्ण कारक है। स्त्री पुरुष अनुपात जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखो हमारे भारत में लिंगानुपात को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्या? कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ये लिंगानुपात को ज्ञात करने का सूत्र है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में ये लिंगानुपात का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में लिंगानुपात को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये हमारे यहाँ पर सूत्र है। पर विश्व में अगर अपन देखें ना, विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है कुल पुरुषों की जनसंख्या बटा कुल स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो अगर आप सोचते हो कि लिंगानुपात और किसे कह सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लिंगानुपात में क्या होता है कि जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं ना, उनकी एक संख्यात्मक एक अनुपात होता है। स्त्री और पुरुषों की संख्या जो होती है उसका एक निश्चित अनुपात होता है, उसको अपन लिंगानुपात कह सकते हैं। और देखो अगर लिंगानुपात जो होता है उसको किसी देश से या प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या के जो सभी आयु वर्ग है में कुल महिलाओं व पुरुषों के अनुपात से जितनी भी किसी देश में या प्रदेश में जितने भी जो लोग पाए जाते हैं, जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है, उसमें अलग अलग आयु वर्ग होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 0 से 14 है, 15 से 59 है ना, 60 साल से अधिक है। तो उसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात क्या अलग अलग है। उसी प्रकार देखो अगर लिंगानुपात की अगर अपन बात करें तो अगर लिंगानुपात कुछ देशों में आपको पता है अधिक है, कुछ देशों में लिंगानुपात कम है। यानी लिंगानुपात में भी कई भिन्नताएं हैं। हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में आपको पता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिंगानुपात बहुत कम है। अब इसके पीछे कई कारण है कि स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी क्यों नहीं है। यानी जिन प्रदेशों में या जिन देशों में है ना लिंग भेदभाव होता है या लैंगिक भेदभाव होता है स्त्री और पुरुषों में, यानी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ लिंगानुपात क्या होता है कि निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। वहाँ लिंगानुपात जो होता है वो निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। अब प्रतिकूल का मतलब वहाँ आपको पता है कि पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाओं की संख्या कम होती है, क्योंकि वहाँ लड़का लड़के में भेदभाव किया जाता है। और आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में कई लोग आपको पता है कि पुत्र की प्राप्ति को महत्व देते हैं। जब तक आपको पता है कि समाज में पुत्र प्राप्त नहीं होता है तब तक आपको पता है वो आगे से आगे उसका जनसंख्या बढ़ती रहती है और परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे स्त्री भ्रूण हत्या है या स्त्री शिशु हत्या है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा है ना, या सामाजिक बुराइयां हैं, ऐसी कई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके चलते आज समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। और जो आज आप देख लो कि जो स्त्रियाँ हैं ना वो आर्थिक दृष्टि से, यानी अगर उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है या उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो पुरुष के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? वो पुरुष पर निर्भर है। तो जिसके चलते भी वो आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है ना। और ये जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं या शोषण हो रहा है या कन्या भ्रूण हत्या जो भी स्थिति ये पैदा हो रही है, तो इसकी वजह से क्या है कि एक कारण और है कि जिन क्षेत्रों में जो लड़कियां जो होती है ना, जिन क्षेत्रों में जो स्त्रियां जो होती है, स्त्रियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर का निम्न होना भी हो सकता है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत ख़राब है। तो उसकी वजह से भी आपको पता है कि उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं उनको देखने को मिलती है। और अगर आज देखो भारत सरकार के द्वारा आज अपन बात करते हैं कि क्या हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने पहले सुना भी होगा। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, उनके द्वारा 22 जनवरी 2015 को ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय परिवार कल्याण कार्यक्रम के द्वारा ये शुरू किया गया था। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत हरियाणा में पानीपत में हुई थी, राजस्थान में झुंझुनू से हुई थी। तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए दिया गया है कि महिला, आपको पता है कि आज महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, या आज देश में जो लिंगानुपात बहुत कम है। तो हरियाणा से इसकी शुरुआत को कम क्यों है, यानी हरियाणा से इस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना, इसकी शुरुआत हरियाणा से क्यों? क्योंकि हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात है ना। तो इसी वजह से तो ये एक अच्छा टॉपिक है जिसकी वजह से आज देश में
लिंगानुपात में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और पहले आपको पता है कि लिंगानुपात में इसके पीछे भी कई कारण, लिंगानुपात कम होने के क्या कारण थे। इसमें भी देखें तो आपको पता है कि पहले गर्भ में लड़का है लड़की, उसकी जांच हो जाती थी, उसमें पता लगा लेते थे कि भाई गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो आज सरकार ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि अब धीरे धीरे लड़कियों की संख्या बढ़ रही है ना, लड़का लड़की में भेद नहीं कर सकते हैं। अब देखो भारत में लिंगानुपात, भारत में सन 1901 में 972, 1901 में आपको पता है भारत में 972 लिंगानुपात था, 1000 पुरुषों के पीछे 972। पूछ सकते हैं कि भारत में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो वो था 1901 में। सन 1931 में 950 और सन 1981 में 934 लिंगानुपात हुआ। 1991 में यह अब तक का न्यूनतम 927 रह गया, यानी 1991 में ये अब तक का सबसे कम लिंगानुपात रहा, ठीक है ना। कौन सा? 927 1991 में। सबसे कम लिंगानुपात कब रहा पूछ सकते हैं, तो पता ना 1991 में। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्रमशः कम होती गई है। भारत में सभी विकसित देशों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। इसका प्रमुख कारण है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़की को प्राथमिकता कम देना और लड़कों को प्राथमिकता अधिक देना। बाल विवाह, कम उम्र में लड़कियों की शादियां कर दी जाती है, कम उम्र में उनको मातृत्व का बोझ उठाना पड़ता है, जिसके चलते कम उम्र में आपको पता है कि प्रजनन के दौरान या प्रसव के दौरान माता या लड़की दोनों की ही, बच्चे की या लड़की या माता दोनों की मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्तर है, स्त्रियों की आर्थिक स्थिति खराब है ना। स्त्रियां सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले पाती है। और सामाजिक कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो आज भी कि पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि महिलाओं को उसमें प्राथमिकता कम दी जाती है। आदि कई कारण हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि स्त्रियों की संख्या में कमी के लिए विशेष उत्तरदायी समझे जाते हैं। तो विशेष तौर से अगर अपन देखें तो लिंगानुपात भारत में कम होने के एक कारण नहीं, कई कारण हैं जिसकी वजह से लिंगानुपात दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और अगर अपन अब देखो भारत में लिंगानुपात 1901 से लेकर के 1901 से 2011, यानी भारत में लिंगानुपात के आंकड़े पढ़ लेते हैं। देखो 1901 में 972 था। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में किस जनगणना वर्ष में सबसे अधिक लिंगानुपात रहा, तो वो रहा 972 1901 की जनगणना वर्ष में। 1911 में 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में 946। और अपने को ये सारे आंकड़े नहीं पढ़ने, इसमें अपने को एक तो अधिकतम पढ़ना है, एक न्यूनतम पढ़ना है। तो अधिकतम में तो आपको पता है 1901 में 972 और न्यूनतम में है 1991 में। अब तक का सबसे कम लिंगानुपात 1991 की जनगणना के अनुसार कितना रहा? 927 लिंगानुपात, 1000 पुरुषों के पीछे 927 स्त्रियां। और वर्तमान में आपको पता है कि 2001 की जनगणना से लेकर के 2011 की जनगणना के बीच अगर अपन देखें लिंगानुपात की बात करें तो इसमें 933 से 940 हो गया, यानी पहले 933 था अब 940 हो गया। तो 7 संख्या की वृद्धि हुई है, यानी कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। भारत में लिंगानुपात आपके सामने ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के माध्यम से समझा रखा है 1901 से लेकर के 2011 की जनगणना के अनुसार कब कब भारत का लिंगानुपात घटा और कब बढ़ा। इसी ग्राफ के अंदर यही बता रखा है। भारत में लिंगानुपात विश्व का जो औसत लिंगानुपात है ना वो 984 है। 984 से बहुत कम है। अभी हमारी किताबों के अनुसार आपको पता है हमारा जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात वो 940 है। भारत में यौन अनुपात 20वीं सदी के प्रारंभ से ही नकारात्मक रहा है, यानी 20वीं सदी के जैसे 20वीं सदी शुरू हुई ना उसके बाद में भारत में जो लिंगानुपात है वो घटता चला गया। सारणी 14.3 एवं आरेख 14.2 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले 1901 से 1941 की जनगणना के दौरान यौन अनुपात में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। यानी 1901 से 1941 की जनगणना के अनुसार जो यौन अनुपात है यानी जो लिंगानुपात है वो लगातार गिरता गया है, यानी लड़कियों यानी महिलाओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है, जो 1971 में घटकर मात्र 930 रह गया। यानी 1971 में ये घट करके ये लिंगानुपात कितना रह गया? 930 रह गया। और 2011 में जनगणना वर्ष की अपेक्षा 7 अंकों की वृद्धि के साथ देश में लिंगानुपात 940 दर्ज हुआ। लिंगानुपात का कम होना कई सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है, यानी लिंगानुपात अगर कम है किसी देश का तो लिंगानुपात का कम होना कई प्रकार की इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। कई लोगों को आपको पता है कि
कई पुरुष या कई लड़के ऐसे हैं जिनको कुंवारा रहना पड़ता है। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, लड़कियों की संख्या कम होने के कारण, और इसका सारा का सारा बोझ जो होता है वो माता पिता पर होता है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो टेंशन में रहते हैं। यानी कई इसके पीछे कारण उत्तरदायी है।